सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, अर्थात निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, और तीसरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसीलिए हमारी सरकार ने एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी के रूप में 3 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी तैयार की। यानी कि जो पहला कारण था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इस स्ट्रैटेजी को अपनाया। जो सेकेंड प्रॉब्लम थी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जिसकी वजह से समाज में धनी और निर्धन भी वर्ग बनते चले जा रहे थे, उनके बीच का गैप बढ़ रहा था। तो गरीब लोगों को सहायता देने के लिए सरकार ने सेकेंड स्ट्रैटेजी अपनाई, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के नाम से जिसे हम जानते हैं। थर्ड प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से देश के अंदर आम जनता को बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने थर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसको हम जानते हैं प्रोविज़न ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स के नाम से। तो ये 3 प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने इन 3 स्ट्रैटेजीज को अपनाया। पहली स्ट्रैटेजी थी प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 1970s तक प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की बात कही गई। ये कहा गया कि जैसे जैसे इकोनॉमी में हम अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, वैसे वैसे उनसे होने वाला प्रॉफिट रिस कर समाज के निम्न वर्ग तक पहुंचेगा, जिसे कि हम ट्रिकल डाउन थ्योरी, पर्कुलेशन थीसिस के नाम से जानते हैं। परंतु 1970 के दशक में ये देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन उसका लाभ समाज के निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, पर्कुलेशन थ्योरी हमारी फेल हो गई और इकोनॉमी ने जॉबलेस ग्रोथ की कंडीशन सामने देखी। जॉबलेस ग्रोथ यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, साइज ऑफ जीडीपी तो बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन आम जनता को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जॉबलेस ग्रोथ क्यों? क्योंकि शुरुआत आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। और आप जानते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा करती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कम करती हैं। इस वजह से जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति आई, देश के अंदर गरीबी बनी रही। इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने फिर से विचार किया और सेकेंड स्ट्रैटेजी, जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के नाम से जानी जाती है, उसको एडॉप्ट किया गया। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी का प्लान बनाया और इसके लिए PAPs यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए। हमारे देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1947 से लेकर 1979 के मध्य लागू हुई थी, इस योजना के में बहुत सारे PAPs पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम लागू किए। जो भी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम बनाए गए उनको 2 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जो कि जनरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार उत्पन्न करने से संबंधित थे, जबकि कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो कि जनरेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि मजदूरी पर रोजगार देने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत आए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कार्यक्रमों के तौर पर हमारे देश में 1978-79 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम लागू किया गया, जिसका नाम था IRDP,
पूरा नाम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पहला प्रोग्राम था जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके अंतर्गत सरकार दो काम करती है। पहला, आम जनता को बैंक की सहायता से लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरा क्या होता है, लोन देने के बाद उन्हें वो कैसे इंडस्ट्री लगाएं, अपना रोजगार कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती थी। तो IRDP इस दिशा में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रोग्राम था जो कि पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद तरह तरह के और भी प्रोग्राम लागू किए जाते रहे समय समय पर। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम 1999 में लागू किया गया जिसका नाम है SGSY अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसी तरीके से 1997 में भी स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना और भी तरह तरह की योजनाएं समय समय पर हमारे देश में लागू होती रहीं। हम बात करते हैं अब जनरेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी पर काम करने वाले लोगों के लिए जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए उनकी बात करते हैं। हमारे देश में NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1990 में, छठी पंचवर्षीय योजना में 1990 में NREP प्रोग्राम लागू किया गया जो कि देश का पहला वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम माना जाता है। बाद में 2006 में इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ और 2006 में हमारे देश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रोग्राम लागू किया गया जिसे कि हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा के लागू होने पर उसके पहले जितने भी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे वो सारे एक में मर्ज कर दिए गए और मनरेगा के नाम से एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में ये दोनों प्रोग्राम लागू किए गए। इनका उद्देश्य यही था कि गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार मिले जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो कम हो सके। एंटी पावर्टी स्ट्रैटेजी का जो थर्ड डायमेंशन है वो है अप्रोच प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स। ये हुआ कि आम जनता को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के कार्यक्रम अपनाए जाएं जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो सके, वो एक अच्छा जीवन जी सकें। शुरुआत में ये कहा गया कि देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, बढ़ी हुई जनता को प्रॉपर फूड, क्लॉथ, शेल्टर और इसके साथ साथ उन्हें एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब प्रोवाइड करवाना अनिवार्य था क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आम जनता को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छा एजुकेशन, अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो वो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएंगे जिससे कि उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और वो अच्छा अर्न करने वाले नहीं बन पाएंगे। अर्थात विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए ये ज़रूरी था, निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि आम जनता को मिनिमम बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवाई जाएं। जिस देश में आम जनता को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उस देश की जनता एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल के रूप में सामने आती है और जिस देश का ह्यूमन कैपिटल जितना अच्छा उस देश का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा, उतनी ही तेज़ी से होता है। इसलिए सरकार ने प्रोविज़न ऑफ फॉर मिनिमम बेसिक नीड्स को लागू किया। इसके अंतर्गत सरकार ने कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, सार्वजनिक सस्ते गल्ले की दुकानें। इसके अंतर्गत सरकार आम जनता को, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको राशन कार्ड दे रही है और उस राशन कार्ड की मदद से गेहूं, चावल जैसी अनिवार्य वस्तुएं बहुत ही कम रेट पर, मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट पर, इशू प्राइसेस पर उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ही अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई।
और अंत्योदय का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो समाज के सबसे निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई। उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की गई, और अन्नपूर्णा स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की गई। सीनियर सिटीजन्स को 10 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने देने का प्रावधान सरकार ने किया। दूसरी तरफ बच्चों के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं, उन्हें मध्यावकाश भोजन मिड डे मील देने की बात की गई। दूसरी तरफ सरकार ने कुछ और योजनाएं भी शुरू की गई जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके अलावा कुछ वर्ष पूर्व ही हमारी भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जो कि हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सर्वश्रेष्ठ योजना मानी जा रही है। बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से सरकार ने ये सारे प्रोग्राम्स शुरू किए जिससे कि आम जनता को मिनिमम बेसिक नीड्स, हेल्थ की फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, खाने पीने से संबंधित चीज़ें और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें, साथ साथ बैंकिंग सिस्टम से भी उनका जुड़ाव हो सके, जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। बच्चों, इनके अलावा भी और बहुत सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर ये सारी योजनाएं लागू की गई जिससे कि हमारे देश से गरीबी, निर्धनता का कलंक मिट सके। अब हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स। सरकार ने जो भी PAP पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लागू किए उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तरफ अचीवमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि इन विभिन्न प्रोग्राम्स को लागू करने से सरकार को क्या प्रॉफिट्स हुए, क्या उपलब्धियां रहीं, तो दूसरी तरफ उसमें क्या क्या खामियां रह गई, ड्रॉबैक्स, इन दोनों की बात हम लोग करेंगे। पहले हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की। एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स को लागू करने से सरकार को क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या सफलताएं मिली। जो सबसे बड़ी बात हुई, सबसे अच्छी बात हुई पहली, वो थी कि BPL पॉपुलेशन की संख्या में कमी आई। आप पढ़ चुके हैं कि 1973-74 में हमारे देश में लगभग 55% लोग बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर 2011-12 में लगभग 22% रह गई। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। जो अगली अच्छी बात हुई वो हुई कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा। अगली बात जो अच्छी हुई वो हुई देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई। बच्चों, इन कार्यक्रमों को लागू करने से कुछ उपलब्धियां तो हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया। आज भी हमारे देश की 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, यानी कि इन प्रोग्राम्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या कमियां रह गईं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहली कमी क्या है? इनएडिक्वेट रिसोर्सेस। जो संसाधन उपलब्ध कराए गए वो अपर्याप्त मात्रा में रहे हैं। देखिए बच्चों, पुअर लोगों की संख्या को हमने इस सर्कल से दिखाया है जो कि बड़ा है, और रिसोर्सेज को हमने एक छोटे सर्कल से दिखाया है, यानी कि इतने कम रिसोर्सेज से इतने ज़्यादा गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना था, जो कि अच्छी तरीके से हो पाना संभव नहीं था। रिसोर्स लिमिटेड है, इनएडिक्वेट अमाउंट में है, अपर्याप्त मात्रा में है, जबकि गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 22%, लगभग 1/4 जनता आज भी गरीब बनी हुई है। तो इन प्रोग्राम्स की सबसे पहली कमी, सबसे बड़ी खामी जो रही वो ये रही कि रिसोर्स जो हैं पुअर लोगों की संख्या के मुकाबले बहुत कम दिए गए। दूसरी समस्या क्या हुई कि एक तो रिसोर्स ही कम थे, और जो थे भी उनका इनएफिशिएंट यूज हुआ और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी हुआ। इनएफिशिएंट पहली समस्या, रिसोर्स कम। दूसरी क्या कि जो थे भी उनका इनएफिशिएंट यूज हुआ, वेस्टेज हुआ। अब इनएफिशिएंट यूज और वेस्टेज क्यों हुआ, उसके पीछे क्या सबसे पहला कारण क्या था कि लोगों में लैक ऑफ विल पावर। लोगों से मतलब है कि वो लोग जो इन कार्यक्रमों को
इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अर्थात सरकारी अधिकारी, बैंक के कर्मचारी, इन सब लोगों में लैक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी थी, उतनी अच्छी अंदर से सोच नहीं थी, जिस कारण एक कारण बनता है। अगली समस्या क्या थी? इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। जिन भी अधिकारियों को ये काम सौंपा गया कि इन कार्यक्रमों को लागू करवाएं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। और एक और समस्या बनी रही, सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, करप्शन। इन कारणों से भी ये प्रोग्राम्स अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और जब अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाने की वजह से क्या हुआ? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधन कम मात्रा में पहले से ही दिए गए थे, उन संसाधनों का एक तो इनएफिशिएंट यूज हुआ, वेस्टेज हुआ। और वेस्टेज किस रूप में हुआ? वेस्टेज का कारण बना क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो जनता थी उनमें से आधे कुछ पुअर और कुछ नॉन पुअर की कैटेगरी में थे। क्योंकि इनएफिशिएंट यूज हुआ, ध्यान नहीं दिया गया, पर्याप्त अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी, लोगों में करप्शन था। इन सब की वजह से इनका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी सरकार की ओर से रिसोर्सेज आए, जो मदद आई थी इन गरीब वर्गों की मदद करने के लिए, जो भी कुछ रिसोर्स आए थे, जो भी कुछ आय आई थी, इनकम आई थी, वह नॉन पुअर लोगों के हिस्से में ज़्यादा चली गई। जो पुअर थे वो गरीब थे, अशिक्षित थे, उनके पास सूचनाओं का अभाव था। इन लोगों को, गरीब लोगों को बहुत सारी सूचनाओं के विषय में जानकारी ही नहीं हो पाई। और जो नॉन पुअर कैटेगरी के लोग थे, वो लोग अफसरों से मिलकर, करप्शन करवाकर इन प्रोग्राम्स का प्रॉफिट लेते रहे। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में आज भी गरीबी बनी हुई है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। सीबीएसई एग्जाम में इस चैप्टर से एंटी पॉवर्टी मेजर्स बाय गवर्नमेंट से दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं। एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम्स शुरू किए हैं उनके विषय में बताइए। या आपसे पूछा जाता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो इन दोनों रूपों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।